मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का कानून बनाना चाहती है। इससे जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन विपक्ष की जोरदार असहमति के बाद वोटिंग कराकर विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा के लिए भेज दिया गया। विपक्ष की ओर से ऐतराज है कि एक देश एक कानून लोकतंत्र संघीय ढांचे के खिलाफ है और देश को तानाशाही की ओर ले जाने की एक साजिश या कोशिश मानी जा रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि संविधान में चुनाव के प्रावधानों के तहत ही 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते रहे थे और ऐसा फिर से होना चाहिए, लेकिन विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो इसे मुस्लिम विरोधी भी करार बता दिया है। तो अब इस विधेयक पर जेपीसी में चर्चा होगी। इसकी सिफारिशों पर फिर से विधेयक में शामिल करके बिल को पेश किया जा सकता है, लेकिन यह कब होगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि वक्फ बिल को भी सरकार ने जेपीसी में भेजा था। उसकी रिपोर्ट 29 नवंबर को आनी थी, वो अब अगले साल बजट सत्र के आखिरी दिन आएगी। एक और चीज बता दें कि पिछले 10 साल में यह सिर्फ दूसरी बार है कि जब सरकार ने कोई बिल जेपीसी को भेजा है। हालांकि जेपीसी में भी बीजेपी के ही सदस्य ज्यादा होंगे, फिर भी अब देखना होगा कि एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट कब आती है। और ऐसे में हम विपक्ष के उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे कि क्या देश में एक देश एक चुनाव कानून संविधान, लोकतंत्र और संघीय ढांचे के खिलाफ है। क्या एक देश एक चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? क्या एक देश एक चुनाव के पक्ष में दी जा रही दलीलें वाजिब है? The Constitution 129th Amendment Bill. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है। अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी। चुनाव की तस्वीर और लोकतंत्र की तकदीर बदलने के दावे के साथ हुकूमत नए कानून लेकर आई। एक देश में एक ही बार में सारे चुनाव करा दिए जाएं। ऐसा कानून बनाने के लिए मोदी सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया, तो पेशी के वक्त ही विधेयक को लेकर विपक्ष की ओर से जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। लिहाजा बीच का रास्ता तलाशा गया। विधेयक संसद की संयुक्त समिति में चर्चा के लिए भेज दिया गया, क्योंकि सदन में विपक्ष की तादाद और आवाज दोनों बुलंद थी। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। I oppose the 129th Constitution Amendment Bill. इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूँ। This bill will finish off regional parties. This is inconsistent. It cannot be accepted. वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्षी दलों की शिकायत है कि इससे क्षेत्रीय दलों के वजूद पर संकट पैदा हो जाएगा। संघीय ढांचे की भावना कमजोर होगी, मतदाता के सरकार चुनने के अधिकार का हनन होगा, विधानसभाओं में मिले जनादेश का अपमान होगा, क्योंकि तब 5 साल के लिए चुनी गई सरकारों के कार्यकाल के साथ समझौता किया जाएगा। हालांकि बीजेपी दलील दे रही है कि देश में 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ होते थे, लेकिन उसके बाद सरकारें गिरने और चुनाव को वक्त से पहले करा देने के बाद ये सिलसिला बिगड़ा है। देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? स्वीडन से लेकर जर्मनी तक और अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान तक 7 देशों में भ्रमण और 191 दिनों के मंथन के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट की सिफारिशों पर तैयार किए गए विधेयकों में जो बड़ी बातें हैं, उसमें पहला तो ये कि एक देश एक चुनाव के लिए सरकार को कानूनी रूप से वैध पूरा तंत्र स्थापित करना होगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। चुनाव नतीजों के 100 दिनों के अंदर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। पहली बार लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव साथ कराने के लिए राष्ट्रपति को एक तय तारीख अनुसूचित करनी होगी। एक बार चुनाव हो जाने के बाद राज्यों में सरकारें गिरने की स्थिति में नई सरकार का कार्यकाल लोकसभा चुनाव की तय तारीख तक ही होगा। केंद्र की सरकार गिरने की स्थिति में भी नए चुनाव से आई सरकार का कार्यकाल तय तारीख से पहले बचे हुए समय तक के लिए ही होगा। चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों से तालमेल के साथ
एकल मतदाता सूची और वोटर आईडी तैयार करेगा। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की खरीद, कर्मचारियों की तैनाती के लिए चुनाव आयोग पहले योजना तैयार करेगा। लेकिन ये सब करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा, और वो भी एक नहीं, कम से कम 3 अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा, जिसमें आर्टिकल 82 में लोकसभा के कार्यकाल, आर्टिकल 83 में लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन और आर्टिकल 172 में विधानसभाओं के कार्यकाल वाले विषय में संशोधन करना होगा। इसके लिए सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से बिल को पास करना होगा। I beg to move for leave to introduce. संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में और सरकार के लिए फिलहाल संविधान संशोधन की राह कितनी चुनौतीपूर्ण है कि जब लोकसभा में कानून मंत्री ने विधेयक पेश किया तो उसे संसद की संयुक्त समिति में भेजने के लिए भी ध्वनि मत से राय नहीं बन सकती। प्रश्न ये है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, विधेयक को जेपीसी में भेजने के लिए भी स्पीकर को वोटिंग करानी पड़ी और मशीन से वोटिंग में बटन नहीं दबने की शिकायत पर फिर पर्ची से भी वोटिंग करानी पड़ी। सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। वोटिंग के जो नतीजे आए वो हाँ के पक्ष में 269 और ना के पक्ष में 198 थे। वोटिंग के दौरान मौजूद 467 सांसदों में संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 वोट का हिसाब लगाए तो 308 सांसद होते हैं, जो कि आज सरकार के पास मौजूद नहीं दिखे। तो 461 वोट्स पोल हुआ है, इसमें 307 आना चाहिए था 2/3 के लिए, वो भी नहीं आया, 263 आया और अपोजिशन का 198 एमपीज का आया, 198 का। और आज एक बहुत क्लियर है, आज ही ये बिल पास करने के लिए कोशिश करती है सरकार। आज 2/3 नहीं मिलती थी, हार जाती थी सरकार। संसद में संख्या बल कम हो या विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की मंशा, लेकिन सरकार ने फिलहाल विधेयक को संसद की संयुक्त समिति में भेजने का प्रस्ताव पारित करा लिया। निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। जेपीसी में सारी चर्चा होगी। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए है, ये देश के हित में है, देश के विकसित भारत बनाने के लिए है। दान में जेपीसी में विधेयक पर चर्चा के बाद भी अगर विपक्षी दलों की सिफारिशों को विधेयक में शामिल नहीं किया जाता तो संसद में इसे पारित कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। एनडीए के पास फिलहाल 271 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में अगर 100 सांसद भी बिल पारित होते समय गैर हाजिर हो जाए तो बीजेपी को 2/3 बहुमत के लिए 294 सांसद चाहिए होंगे, जो बिना अन्य दलों के समर्थन के संभव नहीं होगा। उधर राज्यसभा में एनडीए के पास 113 सांसद हैं, इसमें 6 नामित और 2 निर्दलीय मिलाकर 121 होते हैं, जबकि 231 की स्ट्रेंथ वाली राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 153 सांसदों की जरूरत है। यानी राज्यसभा में भी कम से कम 50 सांसदों की गैर हाजिरी की सूरत में ही बिल पारित होना मुमकिन है। और अगर सियासी फेरबदल के बाद आंकड़े सरकार के पक्ष में आ भी जाते हैं तो फिलहाल देश में एक देश एक चुनाव 2034 से पहले मुमकिन नहीं दिखता, क्योंकि अभी देश में जनगणना होना बाकी है। जनगणना के बाद संसदीय और विधानसभा सीटों का डिलिमिटेशन किया जाएगा, क्योंकि महिला आरक्षण कानून को लागू करने से पहले ये प्रक्रियाएं पूरी करनी जरूरी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।